गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंचल हायल ट्राई टीम अकेडमी में एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ज़्यादा इधर उधर की बातें हम नहीं करते हैं, सीधे अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, हम अब उससे आगे चलेंगे। उससे आगे चलने से पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि बहुत ज्यादा छोटे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। कौन से क्वेश्चंस बेटा? जो आपके एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैं जब पढ़ाता था स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस में, तो बच्चों की एक बात रहती थी कि सर बड़े क्वेश्चंस में हमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो छोटे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वो कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। और वो कहीं से भी ऐसे निकल के आते हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बुक में डाइव नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ना, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा उसके अंदर आपके पास कुछ और आएगा। कुछ और का मतलब जैसे कोई मैं एक छोटे से 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं, आप देखना, इससे आपको समझ में आएगा। हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, मैं आपके पास अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे कि एग्जाम में एक एक नंबर वाले प्रॉब्लम्स में आते हैं। बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है मैं उसको दूर करने के लिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल? एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या होता है, आपको किसी बुक में नहीं लिखा रहेगा कि टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। ये आपने अगर डायपोल को समझा है तो आपको मालूम होगा कि एक प्लस का चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो एक एक नंबर में आते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन और था, कुछ ऐसा था वो कि व्हाट इज द रेशियो, क्वेश्चन मैं यहां पे लिख दूं ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक डायपोल है ना, मैं पहले उसकी लैंग्वेज, वो कह रहा है कि एक पॉइंट है जो कि एक्सिस पे है और एक पॉइंट है जो कि इक्वेटर पे है। एक पॉइंट एक्सिस पे है, एक पॉइंट इक्वेटर पे है। सेंटर से दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो बराबर है। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। अब किताबों के अंदर आपको क्या दिया जा रहा है? केवल इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये रेशियो कोई बुक नहीं बताती आपको। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि जो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बुक से डायरेक्ट उठ के नहीं आते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती इसके अंदर। हाँ, यूनिट या डायमेंशन ज्यादा कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन्हें कहते हैं। अब जिन्हें मालूम है कि सर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमने कल ही किया था, जिन्हें फॉर्मूला मालूम है वो तुरंत इसका रेशियो निकाल लेंगे। वो तुरंत रेशियो निकालेंगे तो क्या कहेंगे भाई, इसमें आपके पास क्या फॉर्मूला आ रहा था? मैं यहां पे के लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि अभी तो अपन जल्दी चल KP अपॉन R³ और साथ में कितना आया था इसमें? 2 आया था। यहां पे आया था KP अपॉन R³, सॉरी क्यूब, मतलब यहां पे तो 2 आ रहा था और बाकी सारी चीजें सेम थी दूर के पॉइंट्स के लिए, है ना। तो बेटा ये रेशियो लेंगे आप E1:E2 का, तो कितना आएगा? 2:1 आया समझ में? कोई डाउट इसमें? ऐसे ही अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनना सॉरी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है? अब अगेन आपकी बुक्स में ये चीज तो नहीं दे रखी, लेकिन जिसे मालूम है कि सर एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, याद आ रहा है? प्लस का साइन आता है इसमें, है ना। मैंने कहा था, आप कहा था क्या, पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा रहा हूं कि डायपोल, जिनको एक्सप्लेन नहीं है आई बटन पर क्लिक करके पुराने वीडियो पे चले जाना, शर्मा मत वीडियो देखने में, ठीक है। देन इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ध्यान है वो डायपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, वो इस तरफ थी। इसके साथ तो माइनस आता, इधर प्लस आता था, ये ऐसा कुछ था। इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना बेटा? 180 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? The angle between axial and equatorial electric field is axial and equatorial electric field is 180 डिग्री। तो बेटा ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एक एक नंबर वाले उस सेक्शन में आते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसने बारीकी से समझा हुआ वो ही वो क्वेश्चन कर सकता है। रटे हुए बच्चे उन क्वेश्चंस को सिर्फ चीट करके कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि देखो, मेरे साथ अगर तुम लोग पढ़ रहे हो, मेरे तरीके से तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। मैं हमेशा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं जितनी ऑफलाइन क्लासेस में आज तक रहा हूं, जितने भी मैंने सेमिनार्स लिए, मैं एक ही बात कहता हूं, अगर रटने के लिए पढ़ रहे हो तो प्लीज मेरे वीडियोस मत देखो। मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि रट तो कोई भी सकता है यार, सीधी सी बात है। रटने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक रटने के लिए नहीं बता रहा, मैं तुम्हें फिजिक्स बिल्कुल समझा दूंगा, बिल्कुल घोट के पिला दूंगा इस तरीके से कि मजा आ जाए।
ठीक है, तो मेरे साथ रहो तो फिजिक्स में इंटरेस्ट लो, और मैं गारंटी के साथ देता हूं, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि अगर तुम लोग मेरे बताए हुए तरीके से चलते हो तो फिजिक्स का पेपर तुमको मजाक लगेगा, उसमें मार्क्स भी शानदार आएंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, देखो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, बच्चा कोई नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए। ऐसा ही चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, छोटा सा, जो बोर्ड्स का ही है, छोटा 1 नंबर वाला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये था कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर उनके मिड पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, अगर उनके मिड पॉइंट पे एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो दोनों के कारण कितनी होगी। मेरा क्वेश्चन वापस सुनना, क्वेश्चन ये कह रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज है, उनका मिड पॉइंट, उनको जोड़ने वाले मिड पॉइंट पे एक चार्ज के कारण, इस एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, तो दोनों के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आप लोग फट आंसर देंगे 2E, जुड़ जाएगी, दोनों की कारण सेम होगी। बिल्कुल गलत। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से दूर भागती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले के कारण, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागेगी। तो जब बेटा इसके कारण ई थी तो इसके कारण भी ई होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। बोर्ड्स का आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम बच्चे यही गलतफहमी में लिख के आए थे, 2E आंसर देके आए थे इसका। सही समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन ये था कि पॉजिटिव electric field on a line joining 2 positive charges of same magnitude due to a single charge is E, then electric field due to the both charges will be. आंसर कितना आएगा, 0, because both the fields cancel out each other. दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। आज हम आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को समझने के लिए आप एक चीज समझेंगे कि जब भी किसी चीज को खिसकाते मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उसकी हम पोजीशन, जैसे डस्टर है, मैं इसको यहां से यहां ले जाना चाहूं तो मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी, किस चीज की जरूरत होगी, फोर्स की। जब भी किसी चीज की पोजीशन चेंज करनी है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करना है या उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज करना है, ठीक है, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है। समझ में आया? लेकिन अगर मुझे किसी चीज को अपनी ही जगह घुमाना है, जैसे आपके सीलिंग फैन जो अपनी जगह घूमता रहता है, ठीक है, अगर आप लोगों ने बचपन में एक सीरियल देखा होगा शक्तिमान, तो वो भी अपनी जगह घूमता है ना, और साथ में वो तो खैर आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन मैं यहां सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं जो अपनी जगह घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। जैसे लट्टू हो गया, आपका फैन हो गया, तो इन सब चीजों के अंदर किस चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे सरकाने के लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ी, वैसे ही घुमाने के लिए, रोटेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, टॉर्क की। फोर्स इज लीनियर क्वांटिटी, टॉर्क इज एंगुलर क्वांटिटी। फोर्स लीनियर क्वांटिटी है जो कि लीनियर मोशंस के साथ अटैच की जाती है, और टॉर्क एंगुलर क्वांटिटी है जो घूमती हुई चीजों के अंदर। दोनों का मतलब लगभग सेम है। अब इसको आप समझेंगे। देखो, आप लोगों ने बेटा ये देखा होगा कि एक तो छोटी मारुति कार है, उसकी स्टीयरिंग, मारुति तो हालांकि चलो अपडेट हो गई आप लोगों के टाइम में, लेकिन मतलब कोई स्मॉल, जो छोटी वाली जो गाड़ियां आती है ना, जो मतलब छोटी वाली, या तुम समझ लो ईओन वगैरह, ये जो छोटी मोटी गाड़ी आती है, इनकी स्टीयरिंग काफी स्मॉल होती है ना, इनकी स्टीयरिंग काफी स्मॉल होती है। अब एक बात बताओ, उस स्टीयरिंग को तुम कैसे घुमाते हो, इस तरीके से, या आप इसकी बात करें, स्कूटी चला रहे हैं आप, स्कूटी का आप हैंडल कैसे घुमाएंगे। तो इसको बिल्कुल बारीकी से देखना, जो मैं चीज दिखाना चाह रहा हूं। ये स्कूटी का हैंडल, मान लो ये आपकी स्कूटी का हैंडल है, ये आपकी स्कूटी का हैंडल है, मैंने यहां से पकड़ रखा है। तुम क्या करते हो, इस वाले हिस्से को तो आगे की तरफ धकेलते हो और इस वाले हिस्से को पीछे की तरफ धकेलते हो। ध्यान से देखना, इसको तो मैं आगे की तरफ धकेल रहा हूं और ये हिस्सा पीछे की तरफ आ रहा है। यानी कि जब भी, मैं यहां डायग्राम के साथ बता दूं, जब भी किसी भी चीज पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाई जाए, जब भी किसी भी चीज पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाई जाए, जैसा कि आप स्कूटी के हैंडल के साथ कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये जो घुमाने वाली फोर्स है बच्चे, ये क्या कहलाती है, ये दोनों फोर्स। अभी बात आओ, इक्वल और ऑपोजिट है, किसी बॉडी पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, 0। दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर भी ये चीज अपनी जगह पर घूम रही है, ये चीज अपनी जगह पर घूम रही है। तो इसमें हम लोग फोर्स की जगह किस चीज को कैलकुलेट करते हैं,
टॉर्क को। और ऐसी इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जो टॉर्क को बनाने में सहायक होती हैं, वो दोनों फोर्सेस क्या कहलाती हैं? कपल। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस का जो जोड़ा है वो क्या कहलाता है? कपल कहलाता है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, देन इसके बाद की बात समझते हैं कि किसी चीज को घुमाने के लिए क्या क्या जरूरी है। किसी चीज को घुमाने के लिए क्या क्या जरूरी है, मैं उसको समझाऊंगा आप लोगों को, देखेंगे। किसी चीज को घुमाने के लिए क्या जरूरी है उसको समझने के लिए, जैसे ये बॉडी है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मुझे इसे घुमाना है, मैंने एक फोर्स तो यहां लगा दी और एक फोर्स यहां लगा दी, क्या ये घूमेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। इस पर ना तो कोई फोर्स बन रही है, नेट फोर्स, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स भी जीरो, और नेट टॉर्क, जिसकी टॉर्क को हमेशा इस साइन से टू से डिनोट करते हैं, ठीक है, उल्टा जे, ये भी इसमें कितना हो गया? जीरो, क्योंकि घूम नहीं सकती, है ना। अब बात आती है, बेटा मैं आपसे पूछूंगी, बेटा मुझे इसे घुमाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप बोलोगे सर एक काम करो, ये जो दोनों फोर्स आप लगा रहे हो ना, इनको रखो तो इक्वल एंड ऑपोजिट, लेकिन अलग अलग लाइन में, इस तरीके से, इस तरीके से कर दो। अब ये घूमना शुरू कर देंगे। मैंने इस फोर्स को तो वहां सरका दिया, मतलब टॉर्क बनाने के लिए जो कपल है वो कैसा होना चाहिए, जो दो फोर्सेस हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो इक्वल और ऑपोजिट होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 1। दोनों बराबर भी होनी चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, ये कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए, दोनों सेम लाइन में नहीं होनी चाहिए। तो टॉर्क के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई, इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस की जरूरत पड़ती है और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में इस पे नेट फोर्स तो कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स तो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और नेट टॉर्क कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो नेट टॉर्क के लिए मैं आपको बता दूं, या टॉर्क के लिए मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मूला होता है, जो फोर्स उसको घुमाने के लिए जिम्मेदार है, यहां कौन सी फोर्स? ये एफ है ना। मेरी राइटिंग बड़ी शानदार है, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। ये एफ है, ये एफ है, तो इसको घुमाने के लिए ये दोनों एफ जिम्मेदार हैं। तो जो फोर्स जिम्मेदार है यानी एफ मल्टीप्लाइड बाय दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, मतलब ऐसा डिस्टेंस या ऐसी लाइन की लंबाई जो दोनों फोर्सेस से 90 डिग्री का एंगल बना। जैसे बेटा इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस ये भी हो सकता है। आप कहोगे सर मैं तो ये लूंगा, ये भी होना चाहिए, ये भी तो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, लेकिन ये लाइन ना तो इसके साथ 90 डिग्री बना दी है ना इसके साथ। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। ये समझ में आया बेटा? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है। और बाकी टॉर्क को मैं इतना डिटेल में लेके जाऊंगा आप लोगों के लिए, जब मैं 11th का सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो असली मजा ही 11th के सिलेबस में है। लेकिन तुम लोग क्या गलती करते हो कि 11th में तो मौज मस्ती में काट देते हो, 12th में आके तुम जागने की कोशिश करते हो और फिर तुम्हें फिजिक्स लगती है वैक, बहुत ज्यादा बोरिंग। लेकिन फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं लगे अगर तुम लोग 11th क्लास को ढंग से पढ़ो तो। 11th क्लास की फिजिक्स बड़ी प्यारी है, बिल्कुल शानदार। 12th क्लास की मैं ये नहीं कह रहा प्यारी नहीं है, कहीं छोड़ दो पढ़ना। 12th क्लास की भी अच्छी है फिजिक्स, लेकिन क्या होता है आप लोग उसको रटने के प्रयास करते हैं, क्योंकि 11th क्लास में तो समझी नहीं। 11th क्लास में तो अपन इस खुशी में थे कि हमने 10वीं के बोर्ड में बहुत बड़ा तीर मार लिया, जबकि 10वीं के बोर्ड में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ला सकता है। तो 11th क्लास तो हमारे इस घमंड में निकल जाता है, हो 10th के बोर्ड में अपन तो यार टॉपर है, अपन किसको गिनेंगे, अपन 12वीं में जाके संभालेंगे। और फिर 12वीं में जाके आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको फिजिक्स की छोटी छोटी बातें रटनी पड़ती हैं। चलिए आगे हम 11th के बाद कवर करेंगे, तब इस टॉर्क को मैं इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट आता है आपके पास टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। हम डेरिवेशन पे चलते हैं, ठीक है। ये मतलब ये डेरिवेशन आपसे मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ये बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो तरह की होती है, एक तो जो यहां पे नाम लिखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब जिसकी वैल्यू जगह के साथ बदल नहीं रही। मतलब अगर मैं आपसे इस पॉइंट पे पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E।
मैं थोड़ा आगे जाके फिर पूछूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई, मैं थोड़ा आगे जाके फिर पूछूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो ताकत है, जो वैल्यू है, वो कितनी है, ई है। तो ऐसा एरिया, ऐसी जगह क्या कहलाती है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन मैं तुमको बोर्ड के 1 नंबर के एक सवाल पे लेके चलता हूं, ध्यान से देखना। दो डायग्राम दे दिए तुमको, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये जो मैं तुमसे अब बता रहा हूं, ठीक है, और कॉम्पिटिशन में भी आ रहा। एक डायग्राम तो ये दे दिया, ठीक है। ये 2 डायग्राम दे दिए, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेट, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है, शो कर रहा है, ये वाला। कारण क्योंकि बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी देखो चेंज ही नहीं हो रही है, बिल्कुल सेम है। और मैंने आपको पिछले से या कुछ इससे पिछले के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी तय करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बदल रही, लेकिन यहां पे दूरी बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू घटती जा रही है ना। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोग कहोगे सर आप लोग बहुत लंबा खींच देते हो टॉपिक को, मैं इसलिए लंबा खींच रहा हूं क्योंकि मैं एक एक वर्ड को पहले तुम्हें ढंग से समझा रहा हूं, जैसा मैंने वादा किया था अपने पहले पार्ट में जब मैंने लेक्चर शुरू किए थे तुम लोगों को डिलीवर करना, कि हम एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे, है ना। तो इसमें बोर मत हो, समझो इसको, मजा आएगा यार। समझ में आ गई ना ये फिजिक्स, तो मैं कह रहा हूं कि तुम लोग इसको मतलब 12th के बाद भी छोड़ना नहीं पसंद करोगे। और नहीं समझ में आई तो सारा ये लगेगा कि यार ये कहां से आके फंस गई हमारे गले में, और समझ में आएगी। देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, जब अपनी आंख बंद कर ले तो नहीं समझ में आएगी। तो अगर ठान ही लोग समझ नहीं है तो ध्यान रखना, समझ में आएगी, ऐसी कोई चीज नहीं है। और बाकी मैं तुम लोगों के साथ हर स्टेप पे हूं, मैं तुम लोगों को फिजिक्स की ABCD से पढ़ा सकता हूं बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे तो अभी तक तुम लोगों के कमेंट्स ही नहीं नजर आ रहे यार, ना कोई इतना मतलब जो होता है ना वॉच टाइम भी है, वो भी बस वो जो शुरू में चल रहा था, जो लिमिटेड बच्चे मुझे देख रहे थे वही देख रहे हैं, तो इसलिए अभी तक वो फील नहीं आ रही आप लोगों की। देखते हैं, आएगी। मेहनत का फल कभी ना कभी मिलता है, और ना मिले तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाना, चाहे वो 3 बच्चों तक ही पहुंचे तो भी सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, और 300 या 3000 तक पहुंचे तो भी सेटिस्फैक्शन है। चलिए, ज्यादा यार मैं आप लोगों के साथ मैं बह जाता हूं भावनाओं में, टाइम ज्यादा लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम पास नहीं करेंगे। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई। तो बेटा अब यहाँ पे जो ये डेरिवेशन आपसे मांग रहा है मैं उस पर लेकर जाता हूं कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे हमने इस प्रकार से एक डायपोल को रखा हुआ है कि ये तो बच्चे इसका नेगेटिव चार्ज है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका नेगेटिव चार्ज है। डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है दोनों चार्जेस के बीच में, जैसा हम हर बार लेते हैं 2a, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, E, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो कि आपके पास कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस की तरफ, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, P से। ये डाइपोल मोमेंट है आपके, ठीक है। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये डायग्राम समझ में आया। हालांकि मैं ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है, डायग्राम भी अच्छे नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि मैं समझाने की पूरी कोशिश। ये डायग्राम में आ गया। अब बेटा ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने साथ ले जाना चाहेगी। तो इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में इस पर फोर्स महसूस करेगा ये, और कितनी महसूस करेगा, कितनी महसूस करेगा, याद आ रहा है कुछ? चलो मैं ही याद दिला देता हूं। F इज इक्वल टू QE, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लीजिए ये आपका Q है और ये वाला चार्ज माइनस Q है, तो इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा है उतनी फोर्स का ये एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा। बेटा इस चार्ज पे माइनस का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पीछे की तरफ दौड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगी। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो भी इसका मैग्नीट्यूड कितना, चार्ज का Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने, E। दो फोर्सेस, दोनों बराबर, दोनों ऑपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग अलग, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इनके ऊपर क्या कोई नेट फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी बिल्कुल। तो F नेट
इज इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल इज 0। कोई डाउट? अब हमें टॉर्क निकालनी है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक जो मैंने बात बताई उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फोर्स तो हमें मालूम है कितनी है, QE। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। बेटा इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? मैं ये डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, ये वाला। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये वाला। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? मैं अलग कलर के मार्कर से शो कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास, है ना? तो अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम ट्रायंगल लॉ से निकाल लेंगे। बताओ बेटा, ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? दो पैरेलल लाइंस को जब एक ही लाइन से काटा जाता है तो ऊपर वाले दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। इनके नाम क्या होते हैं मुझे याद नहीं, 10th क्लास में आते हैं, अब याद नहीं है, लेकिन बराबर होते हैं, तुम्हें पता है। ठीक है, शायद एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, आई होप सो। आते हैं थोड़ी बहुत, पता नहीं है, कहीं तो मजाक उड़ाने लगे, मुझे छोटे छोटे नाम याद नहीं रहते। ये एंगल्स बराबर होंगे, ये एंगल्स बराबर होंगे तो बेटा मुझे एक बात बताओ, सॉरी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम में परपेंडिकुलर कौन सा है? थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? ये वाली साइड ही तो चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो आपका ये रहा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है? परपेंडिकुलर से 90 डिग्री पर तो बेस होता है, तीसरा जो बच गया वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा? 2a अपॉन 2a। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस कितना हो गया? इस 2a को ले जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू ले जाकर इस फॉर्मूले में हम यहां रख देते हैं। तो हमारे पास बच्चे टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाता है? फोर्स यानी कि QE मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2a साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम, इसको आगे। क्या Q इंटू 2a कुछ याद दिला रहा है? कोई भूली बिस्तरी याद आ रही है? चीज याद आ रही है? आ रही है? P डाइपोल मोमेंट, ये रहा यार अपना दोस्त, इसको बीच में मत छोड़ो बेचारे को, बहुत काम की चीज है। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है? Q इंटू 2a। ठीक है, तो यहाँ पे Q भी है, 2a भी है, तो फिर कर दे पार्टी। तो ये आ जाएगा आपके पास PE साइन थीटा। कोई डाउट? इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो बेटा आपको याद होगा 11th क्लास के अंदर वेक्टर्स के अंदर एक चीज पढ़ते हैं आप, A डॉट B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, एंड A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। डॉट में तो आता है कॉस और क्रॉस में आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, हमारे पास P भी एक वेक्टर है और E भी एक वेक्टर है, तो P क्रॉस E इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इसको। ठीक है, तो आपके पास P क्रॉस E आ गया। ये टॉर्क, इसको खोलेंगे तो वही ऊपर वाला फॉर्मूला PE साइन थीटा आ जाएगा। ये आ गई आपके पास अगेन एक डेरिवेशन, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हम इससे आगे के सेक्शन पे चलेंगे। राजस्थान बोर्ड के अंदर यहाँ पर एक चैप्टर खत्म होता है, CBSE बोर्ड में उसी चैप्टर के अंदर आगे के मसाले को मिला रखा है, तो हम उसी तरीके से चलेंगे। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरा लास्ट तक लेके चलेंगे। यहाँ तक के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो जो मैं हर बार बोलता हूँ वही, प्लीज लेट मी नो एंड इनटू द कमेंट सेक्शन। भाई या तो आप लोगों को डाउट आ नहीं रहे या आप वीडियो देख नहीं रहे, और इतना परफेक्ट मैं अपने आप को मानता नहीं कि बेटा बच्चे मेरे लेक्चर सुने और उन्हें कोई डाउट ही ना आए। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहीं पसंद आया तो वो बता दो कमेंट सेक्शन में, बंद करें इस दुकान को। आप लोग कोई रिस्पॉन्स दो यार, वरना इस तरह से मजा नहीं आएगा, है ना? चलिए, मुझे इतनी देर झेलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल मिलते हैं, बाय।